हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12th की हिस्ट्री बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3 का आखिरी यानी 4th चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे हमारे देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ये सिर्फ एक रूल बुक लिखने की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए दौर की नींव रखने की कहानी है। एक ऐसे देश के भविष्य को तैयार करने की कहानी है जो उम्मीद और उथल-पुथल के बीच पैदा हो रहा था। देखिए, अगर हमें अपने संविधान की आत्मा को, उसकी गहराई को समझना है ना, तो सबसे पहले उस दौर को समझना होगा जिसमें इसने जन्म लिया। ये तस्वीर देखिए, ये सिर्फ एक टूटी हुई इमारत नहीं है। ये उस वक्त की उथल-पुथल, उस दर्द और उन बड़ी-बड़ी चुनौतियों का प्रतीक है। संविधान बनने से पहले के साल एक अजीब विरोधाभास से भरे थे। एक तरफ आज़ादी की जबरदस्त उम्मीद थी, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टीशन यानी देश के बंटवारे का एक गहरा, ना भरने वाला जख्म था। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी को समझने के लिए हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम उस उथल-पुथल भरे दौर की बात करेंगे जिसमें देश का जन्म हुआ। फिर हम उन महान लोगों से मिलेंगे जिन्होंने इसके भविष्य का नक्शा तैयार किया, यानी द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया। हम उनके देश के लिए देखे गए सपने को, यानी अ विजन फॉर द रिपब्लिक, समझेंगे। उसके बाद हम उन जोरदार बहसों में चलेंगे जिन्होंने संविधान को आकार दिया, यानी द ग्रेट इंडियन डिबेट। और आखिर में हम देखेंगे कि इन सब के बाद हमारा संविधान अपने अंतिम रूप में कैसा दिखता था। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे देश से जिसका जन्म ही मुश्किलों में हुआ। ये वो समय था जिसमें उम्मीद अपनी चरम सीमा पर थी। सोचकर देखिए, 15 अगस्त 1947, सैकड़ों साल की गुलामी के बाद इंडिया आखिरकार आज़ाद था। लोगों में एक नई ऊर्जा थी, एक नया जोश था। लेकिन इस खुशी पर एक बहुत बड़े दुख का साया था, और वो था देश का बंटवारा। आज़ादी के साथ साथ हमें विरासत में कई संकट भी मिले। सबसे बड़ा और तुरंत सामने खड़ा संकट था पार्टीशन का भयानक खून खराबा, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर एक बहुत बड़ा काम था 500 से भी ज्यादा रियासतों को, यानी प्रिंसली स्टेट्स को, नए देश में शामिल करना। समाज में बहुत गहरी सामाजिक और आर्थिक असमानता थी। ऊंच नीच की भावना इतनी ज्यादा थी कि लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के विचार से बिल्कुल अलग थी। और आबादी के तबादले के दौरान हुए कत्लेआम ने देश की आत्मा पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। चलिए, आज़ादी से ठीक पहले के इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। 1945-46 के प्रोविंशियल इलेक्शंस बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि इन्हीं से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का रास्ता साफ हुआ। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी की बगावत ने अंग्रेज़ों को साफ संदेश दे दिया था कि अब उनका कंट्रोल सेना पर भी खत्म हो रहा है। लेकिन उसी साल द ग्रेट कैलकटा किलिंग्स के साथ एक साल तक चलने वाले दंगों की शुरुआत हुई, जो आज़ादी के लिए एक बहुत ही भयानक माहौल तैयार कर रहे थे। और आखिर में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन बंटवारे की कीमत पर। जैसा कि उस वक्त के एक ऑब्जर्वर ने लिखा था, कुछ महाराजा अब आज़ाद ताकत के सपने देखने लगे थे। जब अंग्रेज गए तो उन्होंने इन रियासतों को विकल्प दिया कि या तो वो इंडिया ज्वाइन करें या पाकिस्तान, या फिर आज़ाद रहें। ये देश के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जरा सोचिए, अगर ये 500 से ज्यादा रियासतें अलग अलग देश बन जाती तो भारत का क्या बचता। देश को एक करना उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था। इस तूफानी माहौल के बीच एक ऐसी सभा का गठन किया गया जिसके ऊपर भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी थी। ये थे द आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडिया। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कमाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी और इसके सदस्य कौन थे। इस असेंबली के बारे में कुछ जरूरी बातें समझते हैं। इसके सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था, बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के सदस्यों ने चुना था। इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज यानी सभी वयस्कों को वोट का अधिकार पर आधारित नहीं था। इस असेंबली में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, लेकिन अखबारों के जरिए जो आम जनता की राय थी, उसका असर भी अंदर चल रही बहसों पर पड़ता था। इस असेंबली ने लगभग 3 साल तक काम किया, 11 सेशंस किए, जो कुल 165 दिन तक चले, और इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 1946 में। अब भले ही असेंबली में कांग्रेस का दबदबा था, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस कोई एक आवाज वाली पार्टी नहीं थी। उसके अंदर बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग थे। कुछ लोग सोशलिज्म से प्रभावित थे, तो कुछ लोग जमींदारी प्रथा के समर्थक थे, कुछ लोग कट्टर धर्मनिरपेक्ष थे। इस इंटरनल डाइवर्सिटी यानी अंदरूनी विविधता का मतलब था कि हर मुद्दे पर जमकर बहस होती थी, और इन्हीं विचारों के टकराव से ही कोई सर्वसम्मति बनती थी। चलिए अब मिलते हैं उन दो सबसे अहम शख्सियतों से जिन्होंने संविधान की दिशा तय की।
पहले जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश के लिए एक बड़ा विजन और उद्देश्य पेश किया, और दूसरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के एक राजनैतिक विरोधी रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें यूनियन लॉ मिनिस्टर और सबसे जरूरी ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत ही शक्तिशाली टीम का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें 2 बेहतरीन वकील शामिल थे, के.एम. मुंशी और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, जिन्होंने ड्राफ्ट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मदद कर रहे थे एस.एन. मुखर्जी, जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, और उनके पास मुश्किल से मुश्किल प्रस्तावों को साफ सुथरी कानूनी भाषा में लिखने की अद्भुत क्षमता थी। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में इस टीम ने संविधान को उसका अंतिम आकार दिया। इससे पहले कि ड्राफ्ट लिखने का काम शुरू हो, एक बुनियादी सवाल का जवाब देना जरूरी था। आखिर हम कैसा भारत बना रहे थे? उसके आदर्श क्या थे? उसके लक्ष्य क्या थे? ये विजन एक प्रस्ताव में पेश किया गया, जो आगे चलकर संविधान की आत्मा बना, और इसका नाम था द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। 13 दिसंबर 1946 एक ऐतिहासिक दिन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने खड़े हुए और उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये कोई मामूली प्रस्ताव नहीं था, ये आज़ाद भारत का ब्लूप्रिंट था, वो ढांचा था जिस पर पूरे संविधान की इमारत खड़ी होने वाली थी। इस रेजोल्यूशन की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली घोषणा ये थी, भारत को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक घोषित करना। चलिए इसका मतलब समझते हैं। इंडिपेंडेंट यानी पूरी तरह से आज़ाद, सॉवरेन यानी अपने फैसले खुद लेने के लिए आज़ाद, बिना किसी बाहरी दबाव के, और रिपब्लिक यानी एक ऐसा देश जिसका सर्वोच्च नेता जनता द्वारा चुना जाता है, कोई वंशानुगत राजा नहीं। इस रेजोल्यूशन ने सभी नागरिकों को कुछ बुनियादी गारंटी दी। पहला, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। दूसरा, समानता, दर्जे की और अवसर की। तीसरा, आज़ादी, सोचने की, बोलने की और अपने विश्वास और धर्म को मानने की। और सबसे ज़रूरी, इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी इलाकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का वादा किया, ताकि वो भी देश की तरक्की में बराबर के साझेदार बन सकें। नेहरू जी का सपना सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्रता की सीमित नहीं था। उनका कहना था कि सिर्फ लोगों को वोट का अधिकार दे देना काफी नहीं है। भारत को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी आर्थिक लोकतंत्र के लिए भी कोशिश करनी होगी। इसका मतलब था एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आर्थिक न्याय हो, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जा सके। उनका मानना था कि सच्चा लोकतंत्र तभी आएगा जब देश का हर नागरिक आर्थिक रूप से भी सुरक्षित और सशक्त होगा। नेहरू जी ने असेंबली में ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी, हम सिर्फ नकल नहीं करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही भारत को दूसरे लोकतांत्रिक देशों से सीखना चाहिए, लेकिन हम उनके संविधान को ज्यों का त्यों नहीं अपना सकते। भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए जो हमारे लोगों के मिजाज के अनुकूल हो और उन्हें स्वीकार हो। वो एक ऐसा संविधान चाहते थे जिसकी जड़ें भारत की मिट्टी में हों। लेकिन नेहरू जी ने जो सपना पेश किया था, उसे हासिल कैसे किया जाए, इस पर सब लोग सहमत नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देश के भविष्य को लेकर अलग अलग विचारों के टकराव का एक बड़ा मैदान बन गई, और यहीं से हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, द ग्रेट इंडियन डिबेट। सबसे बड़ी बहसों में से एक थी शक्तियों के बंटवारे को लेकर। एक तरफ वो लोग थे जो एक मजबूत केंद्र सरकार चाहते थे। उनका तर्क था कि पार्टीशन के बाद देश में शांति और सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेंटर बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सदस्य थे जिनका मानना था कि प्रांतों यानी प्रोविंसेस को ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। उन्हें डर था कि हद से ज्यादा शक्तिशाली सेंटर कमजोर हो जाएगा और प्रांतों को बेहतर काम करने के लिए ज्यादा आजादी की जरूरत है। एक और बड़ा विवाद का विषय था राष्ट्रभाषा का सवाल। इतनी ज्यादा भाषाई विविधता वाले देश में राष्ट्रभाषा क्या होगी, इस सवाल ने असेंबली में बहुत ही भावुक और तीखी बहस छेड़ दी। जहां कई सदस्य हिंदी की वकालत कर रहे थे, वहीं साउथ इंडिया के प्रतिनिधियों ने इसका जोरदार विरोध किया। ये एक बहुत नाजुक मुद्दा था जिसमें देश को बांटने की क्षमता थी। एक और गंभीर मुद्दा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। ये अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई एक प्रथा थी जिसमें एक धर्म के लोग सिर्फ अपने ही धर्म के उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। सरदार पटेल ने इसके खिलाफ सबसे कठोर शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, क्या आप मुझे एक भी आज़ाद देश दिखा सकते हैं जहां सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं? उस देश का बुरा हो, वो रहने लायक नहीं है। उनका मानना था कि ये एक जहर है जिसने देश को पहले ही एक बार बांट दिया है और आज़ाद भारत में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन तमाम तीखी बहसों और विचार विमर्श के बाद आखिरकार संविधान अपने अंतिम रूप तक पहुंचा। ये एक ऐसा दस्तावेज था जो इन्हीं बहसों की आग में तपकर बना था, जो कई अलग अलग विचारों के बीच संतुलन बनाने की एक कोशिश थी।
चलिए इसकी कुछ खास विशेषताओं पर नजर डालते हैं। तो ये हैं हमारे संविधान के कुछ मुख्य विशेषताएं। पहला, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया गया, यानी हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार दिया गया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। दूसरा, पार्टीशन के घाव से सीखते हुए एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की गई। तीसरा, धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म एक मूल सिद्धांत था। और आखिर में इसने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी, साथ ही धार्मिक समुदायों के लिए खास सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी दिए। इस पूरे काम की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई बहसों के प्रिंटेड रिकॉर्ड्स 11 मोटे मोटे वॉल्यूम्स में फैले हुए हैं। यह दिखाता है कि हर एक क्लॉज, हर एक शब्द पर गहरी बहस और जांच पड़ताल की गई, तब जाकर उसे अंतिम दस्तावेज में जगह मिली। और आखिरकार लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। दिसंबर 1949 में सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन भारत आधिकारिक तौर पर एक सॉवरन रिपब्लिक बना, एक ऐसा दिन जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान बनाने वालों ने देश रूपी जहाज को बना के तैयार कर दिया। उन्होंने एक मजबूत नींव रखी और आगे का रास्ता दिखाया। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सवाल तो ये है कि तब से लेकर आज तक का सफर कैसा रहा है। क्या हम आज भी उसी दिशा में जा रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।